आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कानपुर की एक संकीर्ण गली के मकान में बैठा हुआ युवक आवाज पा बाहर आया और मित्र को देखकर प्रसन्नता से लिपट गया। तुम आ गए विजय? आने का पत्र नहीं लिखा तुमने? विजय को ले जाकर अपने कमरे में बैठा ला। कुली ने उसका सामान रख दिया। विजय ने कुली की मजदूरी चुका दी। फिर एक सांस छोड़कर कहा, बड़ी विपत्ति में हूं अजित। विपत्ति? शंका की दृष्टि से अजित ने देखा। विजय, हां, मेरे माँ बाप, सास ससुर, सबका इसी बीमारी में शरीरांत हो गया। मेरे पास ससुराल से एक पत्र आया था, लो पढ़ो। विजय ने शोभा का पत्र पढ़ने को दिया। अजित पढ़ने लगा। पढ़कर साश्चर्य विजय को देखा। विजय फिर कहने लगा, उसके गांव में पता लगा है, वो किसी के साथ भग गई। अजित, झूठ है। जिसके हाथ का ऐसा पत्र है उसके मनोभाव वैसे नहीं हो सकते। विजय, लेकिन पता नहीं लग रहा क्यों गांव से गई। उस गांव के जिलेदार कहते हैं उसके बड़े हितकारी थे। उनकी सूरत लेकिन एक खासे मक्कार की है। अजित, बस बस यही कुछ रहस्य है। विजय, लेकिन रहस्य का पता लगने लगाने तक शोभा का सतीत्व तो नहीं रह सकता, जैसा समय है। अजित, ये ठीक है, पर यह भी संभव है कुछ दाल में काला देखकर उसने आत्महत्या कर ली हो और पकड़ जाने के डर से गांव वाले छिपा रहे हो। कुछ देर तक दोनों संध्या समय के प्रांतर की तरह शून्य जन मौन बैठे रहे। विजय ने कहा, क्या करता, लाचार घर चला। रास्ते में संवाद मिला, पिताजी और माताजी का भी देहांत हो गया है। छोटा भाई था, उसे भी सर्दी लग चुकी थी। दुख शोक और रोग से उसने भी प्राण छोड़ दिए। घर की रकम जमींदार के हाथ लगी। अचल संपत्ति कुछ थी नहीं। फिर जाना न जाना बराबर सोचकर यहां चला आया। अजित, तो क्या विचार है अब? विजय, जो एक मनुष्य का होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों कुछ दिनों से पुलिस पीछे लगी है। यहां रहूंगा तो मुमकिन तुम पर भी शक हो। अजित, अरे यहां तो 6 महीने से ससुर जी की बेटी जवान है, रोज देखने आते हैं। विजय, तब यही बात होगी जो मुझ पर संदेह है, तुम्हारे पत्र के कारण है। अजित, लेकिन तुम्हें मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी। विजय, पत्र लिखा, संबंध है। शिकारी हो, राह चलता व्याघ्र को बू मिली। अजित, बड़े भाग्य है जी, एक शरीर रक्षक हमारे साथ रहेगा। विजय हंसने लगा। ये गुप्त विभाग वाले बकरे चुन चुनकर पौधों के सिर काटकर खाते हैं, पत्ते नहीं, नए कोपल वाले डंठल। एक बार चढ़ जाने पर फिर पौधा नहीं पनपता, धीरे धीरे मुरझाता हुआ सूख ही जाता है। अजित ने विजय को बीड़ी दी। विजय ने इनकार किया। तब अपनी में आग लगा, लापरवाही से कमरे को धूमायमान कर पुकारा, रामलोचन, जरा 2 कप चाय तो बना लाओ। फिर विजय से कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? विजय, सोचा था एमए कर लूंगा, पर भाग्य में ऐसा नहीं लिखा, और डिग्री करूंगा भी क्या लेकर। नौकरी करनी नहीं, किताब पढ़कर समझने लायक लियाकत हो ही गई है। ईश्वर ने रास्ता भी साफ कर दिया। अब तो तमाम भारतवर्ष अपना मकान है, उसी के लिए जो कुछ होगा करूंगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहकर कुछ देर विजय चुपचाप बैठा रहा। फिर अजीत से पूछा, तुम क्या करोगे? अजित,
तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो ऐसा जान पड़ता है। मुझे तो ईश्वर के नाम पर अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं नजर आता। हालांकि मैं डीएवी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं। खैर, मैंने खराबी ये की कि पहले की परिचय के कारण ज्योति स्वरूप को अपने कमरे में टिका लिया। मैं नहीं जानता था कि ज्योति स्वरूप इस समय राजनीतिक अंधकार पथ के यात्री हैं। इससे खुफिया वाले हमेशा उन्हें राह बताने के लिए उनके साथ रहते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनके जाने पर सरकार की राजभक्त रियाया की लिस्ट से धर्मभ्रष्ट हिंदू की तरह मैं भी जातिच्युत किया गया, अर्थात सरकार के परिवार से मेरी लुटिया थाली अलग कर दी गई। साथ साथ पूरे सेर भर मिर्च की झार से पिताजी के सामने मेरे नाम पर छौंक फटकार की गई है। मैं बुलाया गया। पिताजी ने पूछा, तुम्हारे पास ऐसे लोग क्यों आते हैं जो सरकार के खिलाफ हैं? मैंने कहा, मुझे सरकार की खिलाफत का कुछ इल्म नहीं। अब एक गंवार खिलाफत क्या कहता है, बीए में पढ़ता है। पिताजी गरज उठे। मैंने कहा, आप अपने खिलाफ का नाउन समझ लीजिए। मैंने उर्दू की वर्दी नहीं पहनी। तो उनसे क्यों मिलता जुलता है जो सरकार के खिलाफ है? बड़े क्रोध से कहा। मैंने फिर गलती की, लेकिन भाव की नहीं। कहा, तो क्या वे सरकार की खिलाफत का तमगा लटकाए फिरते हैं? इसका कुछ जवाब न देकर मुझे घर से निकाल दिया। बड़े शिव भक्त थे, पर अक्ल ऐसी। बताओ, वो शिवजी के बैल या शीतला देवी के शिष्ट वाहन से भी बढ़कर विशेषता रखते हैं या नहीं? इसीलिए पितरी प्रीत मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, तो यहीं तक समझो। माताजी फल्गु की तरह पिताजी के अज्ञात भाव से भीतर ही भीतर अर्थ जल भिजवा देती हैं। किसी तरह बीए पास कर लिया है, अब उन्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहता। सोचता हूं जिनमें बदनाम हूं उन्हीं में मिल जाऊं, जो होगा होगा। लेकिन मुझे तो इसका कुछ पता भी नहीं मालूम। ज्योति स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे को जानता भी नहीं। उसे भी अब जाना कि ऐसा है। इस वक्त पंजाब में है। अगर पता चला तो पहुंच तक के लिए गुनहगार होऊंगा। तुम क्या कहते हो? विजय, चलो कांग्रेस का काम करें। कांग्रेस का हाल मत पूछो। यहां जो महाशय त्रिवेणी प्रसाद हैं वो दोनों तरफ रेंगते हैं, ऐसे जीव हैं। मैं गया था, दूसरे दिन हजरत दाग फिर ऐसे बैठे कि उठे ही नहीं। समझे? एक बात है, देहात में सिक्का जम सकता है। रायबरेली जिले में कुछ काम भी हो रहा है, और अभी महीने भर पहले मैंने एक व्याख्यान भी दिया था। किसानों की सभा थी। मैं मामा के यहां से देखने गया था। लोगों ने कद्र की थी। वहां काम चल सकता है, और ये जो तुम्हारा प्रकरण है इसका भी बहुत कुछ रहस्य वहां से मालूम हो सकता है। वहां के किसान मुझे पहचानते हैं। 2 केंद्र कर लेंगे, और कांग्रेस से न होगा तो स्वतंत्र रहकर काम करेंगे। विजय, ठीक है, चलो कुछ अनुभव ही प्राप्त होगा। चाय पीकर विजय आराम करने लगा। अजित कुछ काम से विजय से कहकर बाहर चला गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।